निर्वाचन आयोग की तैयारी भी शुरू हो गई बीजेपी और कांग्रेस के अलावा। निर्वाचन आयोग की तैयारी क्या शुरू हो गई है, और सबसे बड़ा जो सवाल है भैया, आचार संहिता कब से लगने वाला है। यानी कि दूसरा, पाटन में जो समीकरण मेरे को जो समझ में आता है, वहाँ आदिवासी, कुर्मी, सतनामी, साहू, पिछड़े वर्ग जी और साहू समाज जी और देवांगन समाज। और बाकी दावेदारों के मन में एक सवाल है कांग्रेस के कि कहीं इशारा तो नहीं हुआ होगा उधर से। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसा लोग सवाल कर रहे हैं। बीरा सिंह अंकल का जो है भूपेश बघेल जी से पारिवारिक संबंध रहा है जी लोक कलाकारों में विभिन्न माध्यमों से भीड़ जुटाने की कवायद होती है जी तो खर्चे बेहिसाब हो चुके हैं यशवंत। तो खर्च को कंट्रोल करना प्रत्याशियों के बस का नहीं है, और जो प्रत्याशी कंजूसी करेगा उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है। बिल्कुल। दूसरा, एक चीज महत्वपूर्ण बात बता दूं कि पहली बार गांव के लोग भी वहां से टिकट मांग रहे हैं। मतलब राजनांदगांव विधानसभा को आमतौर पर शहर की विधानसभा माना जाती थी, और शहर के प्रत्याशी होते थे। शहर से ही प्रत्याशी होते हैं। आजादी के बाद कभी भी राजनीतिक दलों ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस के, ने कभी भी गांव के लोगों को टिकट या चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया है। मैं वैशाली नगर पे हम लगातार बात कर रहे हैं। वैशाली में विधानसभा सीट पे कांग्रेस के आंकड़े जो है, जो दावेदारों के आंकड़े वो 80+ है जी। बीजेपी में भी आंकड़ा इतना ही जा रहा है, 100 पहुंच गए, 100 पार हो गए। मैंने आज एक बीजेपी नेता से बात किया कि भैया आप लोग तो कांग्रेसी को रिकॉर्ड तोड़ दिए। बोले भैया बिल्कुल हम जीतने वाले हैं, इसलिए हर किसी को लग रहा है कि जीतने हम सब जीत सकते हैं, इसलिए सबने दावेदारी कर दी है। उसमें प्रत्याशी भी मतलब लगभग कांग्रेस भी बोल रही है कि हम सितंबर तक अपने सारे प्रत्याशी फाइनल कर देंगे। बीजेपी भी बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में शायद पहला ऐसा राज्य छत्तीसगढ़ की आचार संहिता लगने के बहुत दिन पहले ही अपने 22 प्रत्याशियों की सूची पहले लिस्ट जारी की है। कांग्रेस के पहले जनपद का 3 बार लगातार चुनाव जीते और मुख्यमंत्री रमन सिंह के क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूती से करने गांव में वहाँ रहे, तो एक बड़े दावेदार के रूप में वो भी सामने आए। गोवर्धन देशमुख का नाम आ रहा है, कुलबीर छाबड़ा और निखिल द्विवेदी, ये दो निखिल द्विवेदी तो भूपेश बघेल जी की पसंद है, ऐसा बताते हैं। और निखिल मतलब यूथ में अच्छी पकड़ भी रखता है, तो निखिल में भी गुंजाइश पार्टी ढूंढ रही है। 3 से 5 चरणों में कराए जाने की संभावना है। हालांकि कांग्रेस की जो तैयारी है, 5 चरणों का कांग्रेस विरोध भी शुरू कर दी है कि अधिक चरणों में नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, 2 चरणों में ही छत्तीसगढ़ के चुनाव को निपटाया जा सकता है। क्योंकि पिछले 10-15 साल में राजनांदगांव के जो कांग्रेस के नेताओं हैं, उनका कहीं ना कहीं डॉक्टर रमन सिंह के साथ जुड़ाव रहा है। उदय मुदलियार जी के जाने के बाद वो खुल के बोलते थे, चैलेंज करते थे। उदय मुदलियार तो दोबारा हो भी नहीं सकते। देखिए, राजनीति में जब तक अच्छे लोग सामने नहीं आएंगे तब तक बुरे लोग राज करेंगे जी। ये मैं नहीं, चाणक्य ने कहा है जी। इसलिए राजनीति में अच्छे लोगों को अवसर मिला। तो भैया छत्तीसगढ़ में दुगदुकी बढ़ गई है। दुगदुकी भाजपा वालों की बढ़ गई, दुगदुकी कांग्रेस वालों की बढ़ गई, क्योंकि बीजेपी ने 22 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिए हैं। दूसरी सूची कभी भी आ सकती है, और कांग्रेस की पहली सूची जो है बहुत जल्द आने वाली है। तो दुगदुकी जो है दावेदारों की बढ़ गई है कि भाई मेरा नाम है कि नहीं उस लिस्ट में, ये बड़ा सवाल है, और ये लोग सभी नेताओं से पूछ रहे हैं। इसके अलावा जो जरूरी अपडेट आज हम बात करेंगे, आलोक भी मेरे साथ है, आलोक तिवारी जी, जिन्हें आप लगातार सुनते हैं, हरिभूमि के ब्यूरो चीफ है, जिनकी बातें लगभग सटीक और सही होती है। निर्वाचन आयोग की तैयारी भी शुरू हो गई बीजेपी और कांग्रेस के अलावा। निर्वाचन आयोग की तैयारी क्या शुरू हो गई है, और सबसे बड़ा जो सवाल है भैया, आचार संहिता कब से लगने वाला है, यानी कि चुनाव कब होने वाला है, कितने चरणों में होने वाला है, तमाम विषयों पर आज बात करेंगे। मेरे साथ आलोक तिवारी जी, जैसे कि आपको पता है भैया, सबसे बड़ा जो सवाल अभी छत्तीसगढ़ में जो पूछे जाने वाला है वो ये है कि आचार संहिता कब से। यशवंत, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 जनवरी 2024 को जी समाप्त हो रहा है। उसके पहले छत्तीसगढ़ में नई सरकार को बनना है जी। उसके लिए राजनीतिक दलों के साथ साथ कांग्रेस, भाजपा और अन्य क्षेत्रीय दल जो राजनीतिक चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं, उनकी तैयारी के साथ साथ आयोग भी अपनी तैयारी शुरू कर दिया है। और 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन है। आयोग के नियमानुसार 4 अक्टूबर के बाद कभी भी आचार संहिता छत्तीसगढ़ में लग सकती है। पिछले 2018 का जब चुनाव हुआ था तो 6 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा हुई थी। 2 चरणों में चुनाव हुआ था, एक 11 नवंबर को और दूसरा 20 नवंबर को, 2 चरणों में हुआ था। इस बार जो आयोग की तैयारी है, मेरे को जो लग रहा है 3 से 5 चरणों में पूरे छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा। अलग अलग सेक्टरों में अलग संभाग में भी बांट सकते हैं, नक्सल प्रभावित इलाकों को अलग करके जी। और संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों में अलग ऐसे करके
कुल 5 चरणों में, 3 से 5 चरणों में कराए जाने की संभावना है। हालांकि कांग्रेस की जो तैयारी है वो 5 चरणों का कांग्रेस विरोध भी शुरू कर दी है कि अधिक चरणों में नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, 2 चरणों में ही छत्तीसगढ़ के चुनाव को निपटाया जा सकता है। लेकिन जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसकी तैयारी है कि 3 से 5 चरणों में चुनाव हो। उसके लिए स्थानीय स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी भी अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन इससे फायदा तो लोगों को ही, मतलब राजनेताओं को ही होगा ना, कि उनको ज्यादा टाइम मिलेगा अपने चुनाव को, ज्यादा टाइम नेताओं को तो मिलेगा ही यशवंत, लेकिन जो फोर्स लगेगा और जो संसाधन लगेंगे उनको कम से कम टाइम मिल जाएगा। इसलिए भी जो 3 से 5 चरण तक खींचने की तैयारी है। लेकिन इससे ज्यादा फायदा जो है जो 5 चरण होंगे उससे जो सेंट्रल के लीडर्स आएंगे उनको ज्यादा अवसर मिलेगा। और कांग्रेस नहीं चाहती कि बहुत ज्यादा वक्त केंद्र सरकार को मिले, यानी कि बीजेपी को मिले। कुल मिलाकर निर्वाचन मतलब कहीं ना कहीं इशारा है कि निर्वाचन आयोग जो है उनको फायदा पहुंचाने के लिए ज्यादा जो तैयारी है, मतलब पहले चरण को 10 से 15 नवंबर के बीच और निपटाने की स्थिति में है, और अंतिम चरण जो है दिसंबर तक जाएगा, और दिसंबर 20 दिसंबर के पहले तक गिनती की स्थिति बन जाए ताकि सरकार भी समय पे बन सकी। ये तैयारी आयोग 2018 में तो 7 दिसंबर तक सरकार बन गई थी। नहीं, 8 दिसंबर को रिजल्ट आया था और उसके बाद सरकार का गठन हुआ था। मुख्यमंत्री बनाने तक 11-18 तक, काफी 18 दिसंबर 17 दिसंबर तक खींच गया था। मुख्यमंत्री चयन को लेकर के काफी पेचीदा स्थिति कांग्रेस में रही। तो और वैसे छत्तीसगढ़ का इतिहास रहा है कि 2 चरणों में अब तक चुनाव 2 चरणों में ही हुए, आसान से हुए हैं, अच्छे से चुनाव हुए हैं। और पहले से ज्यादा मतलब अब संसाधन कनेक्टिविटी बढ़ गई लोगों की। लेकिन आयोग की तैयारी 3 से 5 चरणों की है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में, हाँ, 4 अक्टूबर के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। पिछले साल 6 अक्टूबर को लगी थी। संभवतः 10 तारीख तक चुनाव की घोषणा छत्तीसगढ़ में हो जाएगी। इसमें प्रत्याशी भी मतलब लगभग कांग्रेस भी बोल रही है कि हम सितंबर तक अपने सारे प्रत्याशी फाइनल कर देंगे। बीजेपी भी बोल रही है। यशवंत, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में शायद पहला ऐसा राज्य छत्तीसगढ़ की आचार संहिता लगने के बहुत दिन पहले ही अपने 22 प्रत्याशियों की सूची पहले लिस्ट जारी की है। कांग्रेस की जो तैयारी है वो 6 सितंबर को शैलजा जी ने खुद कहा है कि पहली सूची आ जाएगी। इसमें एक सवाल लोग कर रहे हैं कि कांग्रेस की पहली सूची में कितने लोगों के नाम होंगे? जैसे कि बीजेपी ने 21 किए, फिर 22 किए, एक और नाम जुड़े। 22 उन सीटों पे किए जहां भाजपा पिछले 2 चुनाव में जीती नहीं है। लेकिन अभी कांग्रेस के साथ ये है कि कांग्रेस 72 सीटों पे अभी खुद उसके विधायक हैं। तो अब कांग्रेस क्या रणनीति अपनाती है कि अपने सिटिंग एमएलओ को विधायकों को पहले टिकट देके गई, या जो बड़े प्रत्याशी, मतलब जो सीनियर नेता है उनको पहले, क्योंकि कांग्रेस भाजपा में देखिए कि सारे नए लोगों को मौका दिए, लगभग नए 3 पूर्व विधायकों को छोड़ करके लगभग सभी नए चेहरे हैं, और जिससे मतदाताओं में भी और पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं के बीच भी एक अच्छा कांग्रेस मैसेज गया है। कांग्रेस 2 स्ट्रेटेजी भी जा सकती है, या तो बड़े नेताओं को पहले जारी कर दे सीट में, या तो फिर जो नए चेहरे हैं जहाँ पे उनको भी लग रहा है कि यहाँ पे कंडीशन ठीक नहीं है। मुझे जो लगता है नए चेहरों को वाली लिस्ट, या जिन सीटों पे प्रत्याशी बदलने की स्थिति आएगी उन सीटों पे पहले नाम घोषणा होगी। उसके पीछे ये कि मान लो कोई असंतोष की स्थिति बनती है तो उसको समय रहते कंट्रोल किया जाए। ये इसलिए पहले उन सीटों पे नाम घोषित होगा जहाँ से विधायकों की टिकट कटनी है, जिन सीटों पे कांग्रेस पिछला चुनाव भी हारी है, क्योंकि 15 सीट पिछले बार हारी थी, जिनमें 13 भी भाजपा के विधायक हैं। उन सीटों पे पहले फोकस, ताकि उसको भी मेहनत करने का टाइम मिल जाए और डैमेज कंट्रोल को भी टाइम कर सके। ये तैयारी कांग्रेस की है। बिल्कुल। एक तरह से मैसेज भी देना चाहेगी बीजेपी की तरह कि हमने भी नए चेहरों को उतारा। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जो 5 का पैनल बना करके जिला कांग्रेस कमेटियों को भेज दिए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी 31 तारीख तक प्रदेश को दे देगी, तो जल्दी कांग्रेस की सूची भी आ जाएगी। और आप ठीक बोल रहे हैं कि कांग्रेस में मैसेज देना चाहती है कि हमने नए लोगों को अवसर देना चाह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने 20% महिलाओं को भी टिकट दी है। तो बीजेपी ने महिलाओं को, यूथ को, सभी वर्ग को समाहित किया अपने उम्मीदवारों में। तो कांग्रेस भी मैसेज देना चाहेगी। और एक व्यवहारिक दिक्कत ये आएगी यशवंत कि ये आयोग जो चुनाव का खर्च तय करके रखे हैं 2018 में ये 28 लाख रुपए था। विधानसभा में एक विधानसभा प्रत्याशी को 28 लाख रुपए तक खर्च की सीमा थी।
2022 में ये खर्च यूपी में जब इलेक्शन हुआ था, यूपी में जब इलेक्शन हुआ था तो 40 लाख रुपए कर दिए गए, लेकिन ये खर्च जो है नामांकन भरने के बाद से काउंट होगा, शुरू हो जाएगा। और अभी जो प्रत्याशी डिक्लेयर हो रहे हैं जी, 22 प्रत्याशी जो घूम रहे हैं प्रचार करने, खर्चे इतने आ जाएंगे कि मतलब परेशान हो जाएगा, उसको मैनेज करना बहुत तकलीफ हो जाएगा, क्योंकि अपना छत्तीसगढ़ राज्य जो है उत्सव धर्मी है जी। कल से राखी के बाद से जो त्योहार का क्रम शुरू होगा जी, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, दिवाली, जन्माष्टमी है ना, मातर त्योहार मनाएंगे, लक्ष्मी पूजा होगी, और गांव-गांव में आजकल लक्ष्मी जी भी विराजमान होने लगे हैं जी। तो ये सब चंदे जो है ना प्रत्याशियों के पसीने छूट जाएंगे। ये खबर आई है कि बीजेपी के जो 22 प्रत्याशी उनकी हालत अभी से टाइट हो गई है, और टाइट इन द सेंस कि मतलब परेशान थोड़े से हो गए। मैं जितने लोगों को जानता हूँ आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि बहुत बड़े खर्च को उठा सके जी। तो पार्टी को इस बारे में भी सोचना पड़ेगा, कांग्रेस और भाजपा दोनों को, क्योंकि ये अतिरिक्त खर्च है, तो पार्टी भी चीज को ध्यान रखनी होगी, मदद करेगी बाद में, पार्टी बाद में सोचेगी, ऐसा लगता है मुझे। और ये भी हम उस पर बाद में कभी चर्चा करेंगे कि बीजेपी कितना खर्च अपने प्रत्याशियों को दे रही है, कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को कितना दे रही है, इस पर हम कोशिश करेंगे ऑफ द रिकॉर्ड किसी तरह से आपको बता दें जी। मतलब खर्च देखिए, चुनाव के तरीके में बड़ा फर्क आया है जी। सोशल मीडिया का दौर है, पहले जब सभाएं या वो होती थी तो नेता को देखने लोग आ जाते थे, अब लोग कलाकारों में विभिन्न माध्यमों से भीड़ जुटाने की कवायद होती है जी। तो खर्चे बेहिसाब हो चुके हैं यशवंत, तो खर्च को कंट्रोल करना प्रत्याशियों की बस का नहीं है, और जो प्रत्याशी कंजूसी करेगा उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है। बिल्कुल। कल माथुर जी एक जगह इंटरव्यू दे रहे थे, वो कह रहे कि अब तक सिर्फ मोदी ही चेहरा है और हम कोशिश करें कि जो नए चेहरे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा दे, ये प्रयोग सफल भी रहा है, उनका कहना है। नए प्रत्याशियों से निश्चित रूप से लाभ मिलता है, क्योंकि नए के ऊपर कोई दाग या कोई लांछन नहीं होता यशवंत, तो नए प्रत्याशी का फायदा पार्टी को तो मिलता ही है जी। मोदी निश्चित रूप से देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व के एक बड़े चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा ब्रांड है जी। कांग्रेस के पास उस लेवल का राष्ट्रीय स्तर पे कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने 2018 के बाद छत्तीसगढ़िया का जो वातावरण निर्मित किया और जो नेतृत्व दिया, उसके कारण भाजपा को भी छत्तीसगढ़ या वाद पे भरोसा करना पड़ेगा जी। और कोई ना कोई ऐसा चेहरा खोजना पड़ेगा जो पार्टी को संबल दे सके। बाकी उनकी 22 सीटों पे वो सब नजर भी आया कि हाँ, सभी संगठन में भी नजर आ रहा है उस पे भी, और संगठन में तो पिछले 1 साल से वो लोग मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसको स्वीकार करने की स्थिति में अब आ गई है। पाटन प्रत्याशी घोषित हुए विजय बघेल जी को काफ़ी वक्त हो गया, मतलब 1 सप्ताह ज़्यादा ही वक्त हो गया है। क्या मैसेज खबरें आ रही है आपके पास, क्योंकि वहाँ क्या माहौल है, लोग क्या बोल रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी चर्चा में कहा है कि विजय बघेल का अपना वजूद है, और भूपेश बघेल और विजय बघेल में पहले भी वहाँ द्वंद्व हुआ है, लेकिन इस बार का द्वंद्व बहुत अलग है। इस बार भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के बतौर प्रत्याशी वहाँ, मतलब पाटन से तो विधायक लड़ेंगे लेकिन मुख्यमंत्री भी हैं, और विजय बघेल सांसद हैं, उन्हें केंद्रीय नेतृत्व का पूरी तरह आशीर्वाद प्राप्त है, और तो इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट तो दिखेगा। दूसरा, पाटन में जो समीकरण मुझे को जो समझ में आता है, वहाँ आदिवासी, कुर्मी, सतनामी, साहू, पिछड़े वर्ग और साहू समाज और देवांगन समाज और अन्य लोगों का जो मिला जुला समीकरण है जी। अगर समीकरण बैठ गया जी, तो बहुत कांटे का मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। दूसरा, ईडी का जो वहाँ भी रेट हुआ है, जो मुख्यमंत्री जी के जो 2 OSD हैं, मनीष बंचोर और आशीष वोरा, बेसिकली पाटन विधानसभा का काम देखते रहे हैं। एक कुम्हारी और एक मनीष बंचोर स्पेशली कुम्हारी को देखते रहे जी, और आशीष वर्मा तो पूरे पाटन विधानसभा को देखते रहे। तो इस छापे का जो रिजल्ट आना है वो क्या है, क्या दोनों को आगे कानूनी लड़ाई लड़नी है या बड़े घर अंदर सेंस गिरफ्तारी वगैरह की स्थिति बन रही है, ये बहुत कुछ सितंबर का महीना तय करेगा। और कांग्रेस को कुछ ना कुछ ऐसा बैकअप प्लान तैयार करना पड़ेगा पाटन को लेकर के, खास करके क्योंकि भूपेश बघेल को पूरे प्रदेश में भी चुनाव प्रचार देखना है, तो पाटन को लेकर के उनको बैकअप प्लान, मजबूत बैकअप प्लान रखना पड़ेगा, तभी पाटन का मुकाबला ठीक ठाक होगा, अन्यथा तकलीफ भी हो सकती है। एक बड़ा सवाल मैं आपको कहूँगा, एक बड़ा सवाल ये है कि लोग ये सवाल करेंगे जिनके यहाँ ईडी आई थी, क्या उन्हें गिरफ्तार करेगी ईडी?
अब तक जिनके आए, मतलब हम किसी के नाम नहीं लेते, ये एक सवाल है। देखिए, एक बार धन शोधन अधिनियम 2012 जी की नोटिस जिसको मिली है, जी, नोटशीट में जिनका नाम है, जो बतौर आरोपी शामिल किए गए हैं और जिनको अपराध क्रमांक के तहत चिट्ठी दी गई है, वो निश्चित रूप से तकलीफ में है जी। उनको कानूनी सहारा लेना ही पड़ेगा और उनकी गिरफ्तारी भी संभव है, संभव हो सकती है, संभव है। जैसे कि जिस क्रोनोलॉजी के साथ में एक के बाद एक पकड़े जा रहे हैं, जैसे रानू साहू से पहले और भी पकड़े गए। केवल रानू साहू ही नहीं जी, ईडी उन्हीं के यहाँ जा रही है पब्लिक डोमेन में पिछले 5 साल में जिन लोगों के नाम की चर्चा रही है, अचानक से ग्रोथ दिखा है। 2018 में के बाद जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने, उनके बाद सबसे ज्यादा नाम की चर्चा सौम्य चौरसिया की रही, उसके बाद रानू साहू रही, उसके बाद अनिल टुटेजा रहे, उसके बाद कहीं ना कहीं विनोद वर्मा जी रहे जी। मनीष और आशीष का नाम इसलिए आता था क्योंकि वो पाटन की राजनीति में सीधे तौर पे जुड़े हुए थे जी। देवेंद्र यादव यूथ आइकॉन के तौर पे कांग्रेस उनको पेश की, भारत जोड़ो यात्रा में उनकी बड़ी भूमिका रही। तो पब्लिक डोमेन में जिन लोगों का भी नाम सर्वाधिक चर्चा में रहा, ईडी उनको रडार मिली है और आगे कार्रवाई भी कर रही है। तो आगे ये सितंबर जो महीना है, ईडी बहुत कठिन है। यशवंत, मैंने कल परसों वीडियो में कहा था कांग्रेस के लिए सितंबर का महीना बहुत ही है और उथल पुथल और भी कई मामले सामने आएंगे और ईडी और सख्त होती जाएगी। मतलब सेंट्रल एजेंसी और मतलब आक्रामक तेवर के साथ छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पे आक्रमण करने वाली। मैंने वैशाली नगर पे हम लगातार बात कर रहे हैं। वैशाली में विधानसभा सीट पे कांग्रेस के आंकड़े जो है, जो दावेदारों के आंकड़े वो 80+ है जी। बीजेपी में भी आंकड़ा इतना ही जा रहा है, 100 पहुंच गए, 100 पार हो गए। मैंने आज एक बीजेपी नेता से बात किया कि भैया आप लोग तो कांग्रेसी को रिकॉर्ड तोड़ दिए। बोले भैया बिल्कुल हम जीतने वाले हैं, इसलिए हर किसी को लग रहा है कि जीतने हम सब जीत सकते हैं, तो सबने दावेदारी कर दी है। वैशाली नगर चलो मैं बताया था, भसीन जी के जाने के बाद वैशाली नगर को खाली गोल्ड पोर्ट मान लिया गया है जी। जिसको मन लग रहा है वो किक लगा दे रहा है जी। एक टूरिज्म टाइप का हो गया, पर्यटन टाइप का, घूमते आ जाओ कहीं भी वैशाली नगर से टिकट मांग लो, कहीं टिकट नहीं मिल रही तो यहाँ कहीं वैशाली नगर से मांग लो। लेकिन वैशाली नगर की मतदाता बेहद सुलझी हुई, समझदार और जागरूक है। इस बार चर्चा कर रहे हैं कि हमको भैया स्थानीय चाहिए। बिल्कुल, स्थानीयता की मांग पे दोनों पार्टियों में ये डिमांड उठ रही है और वोटर भी इस बात को लेकर बेहद गंभीर है। जो बाहरी जो दूसरे विधानसभा के दावेदार है उनकी तकलीफ हो सकती है, तकलीफ पहले भी खारिज कर दी। उनको वैशाली बाहर के प्रत्याशियों को वैशाली नगर की जनता स्वीकार ही नहीं करेगी। इस बार चर्चा में भी है और लोग बातें कर रहे हैं। और हम जो कल बात कर रहे थे कि कोई प्रभावी निर्दलीय भी तैयारी में है, तो उसका आधार भी बाहरी प्रत्याशी है। अगर बाहरी प्रत्याशियों को मौका दोगे तो यहाँ कहीं ना कहीं ग्राउंड बनेगा और कोई स्थानीय बाजी मार जाएगा जी। कांग्रेस से मैंने 2-4 प्रोफाइल देखी, उसमें फौजी भी है, हम के रिटायर्ड फौजी जो है राजेश चौधरी उनका एक नाम सामने आया है। मतलब वो टिकट भी मांगे थे पार्षद से, अनफॉर्चुनेट वो हार गए। लेकिन इस बार उनकी दावेदारी है कि भैया टिकट चाहिए और शैलजा के पास उन्होंने पूरा टाइम दिया और शैलजा जी ने भी उनको टाइम दिया। भाई देश की सेवा करके लौटा है और एक विधानसभा की टिकट तो मांग ही सकता है, वो उसका हक है जी। और पूरे प्रदेश के फौजी भी उनके साथ गए थे, बड़ा अच्छा भी है जी। देखिए, राजनीति में जब तक अच्छे लोग सामने नहीं आएंगे तब तक बुरे लोग राज करेंगे जी। ये मैं नहीं, चाणक्य ने कहा है जी। इसलिए राजनीति में अच्छे लोगों को अवसर मिलना। राजेश कुमार चौधरी उनका नाम भी है, मतलब उन्होंने आवेदन किया है। हालांकि देखा जाए तो ट्रांसपोर्टर भी है। वीरा सिंह के जो सुपुत्र है उनका क्या चल रहा है? भिलाई शहर में वीरा सिंह जी का अपना एक अलग प्रतिष्ठा है, अलग मान है जी। मैं अंकल ही बोलता रहा उनको, तो वीरा अंकल जब तक थे तो मुझे ध्यान नहीं कि भिलाई का कोई भी व्यक्ति, समाज, राजनीतिक दल खाली हाथ उस दरबार से लौटा हो जी। बहुत दिलेर और बहुत जिंदा दिल इंसान थे। उनकी कंपनी HTC की अपनी प्रतिष्ठा है और असामयिक उनका निधन हुआ। मैं आपको बता दूं यशवंत, जिस दिन की अंतिम यात्रा निकली थी तो कोहका से शुरू होकर के मुक्तिधाम, एक अंतिम मतलब एक छोर रामनगर मुक्तिधाम में था, दूसरा छोर उनके घर पे था। इतनी भीड़ थी, शहर का हर वर्ग उसमें शामिल हुआ था, उनसे जुड़े हुए थे। और उनके जाने के बाद इंद्रजीत सिंह छोटू ने भी उस प्रतिष्ठा को बना के रखी है, मेंटेन करके रखी है। इतना व्यवहारिक लड़का, इतने बड़े परिवार का है, लेकिन कभी कोई अहंकार उसके में नहीं दिखा। और
पहली बार ऐसा हुआ है कि वो किसी दल से चुनाव खुल लड़ने के। की इच्छा व्यक्त किए हैं। वो भी खुल के। अब उनके, हाँ, वो भी खुल करके, जी। लेकिन उनकी इच्छा में गंभीरता कहाँ तक है जी ये मैं नहीं जानता। जी लेकिन अगर वो टिकट मांग रहे हैं और पार्टी उन्हें अवसर देती है तो बहुत प्रभावशाली और इफेक्ट कर देंगे, जिताऊ रिजल्ट में कन्वर्ट भी कर देंगे। जिताऊ चेहरा है। पार्टी अगर टिकट दे दी हाँ, तो। पार्टी टिकट दी तो जिताऊ चेहरा है। जी, मतलब कहीं ना कहीं टेंशन में तो है बाकी दावेदार। अच्छा, बाकी दावेदारों के मन में एक सवाल है कांग्रेस के कि कहीं इशारा तो नहीं हुआ होगा उधर से? एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कुछ कि ऐसा लोग सवाल कर रहे हैं। बीरा सिंह अंकल का जो है भूपेश बघेल जी से पारिवारिक संबंध रहा है जी, और मित्रता वाली रही है। मित्रता वाला संबंध रहा है। 2018 में भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने, जी उसके पहले तो भिलाई दुर्ग के हर छोटे बड़े लोगों से उनका संबंध रहा, लेकिन वीरा सेठ से जी। भूपेश बघेल जी का संबंध रहा। और उस संबंध के कारण छोटू से भी मतलब इंद्रजीत सिंह छोटू से भी गहरा ताल्लुक उस परिवार से है। और मुख्यमंत्री जी के जो पुत्र हैं बिट्टू जी, चैतन्य बघेल, उनसे दोस्ती है, तो संभव है कि वो वहाँ से कोई बात हुई हो, जी। लेकिन मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि वहाँ से कोई इशारा हुआ है कि नहीं, लेकिन सवाल तो है ये। हाँ। सवाल लोग कर सवाल रहे है और चर्चा भी है उनकी हम्म, उम्मीदवारी की। जी, रीता सिंह गेरा भी काफी एक्टिव नजर आ रही, तो अभी नहीं, देखिए रीता गिरा तो कांग्रेस के लिए जमीन पे काम कर रही है यशवंत जी, अब, है ना। रीता गेरा है, संदीप निरंकारी संदीप निरंकारी है, वो तो है ना, तो पूरा ये डेटा दो वेटा तो तैयारी के साथ बैठे निरंकारी जी। बहुत गंभीर नाम है। जी। अब पार्टी किस पे विचार करेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। वक्त ही बताएगा। तो मुझे लगता है कि आज की जो डिस्कशन का मुद्दा था वो सारी चीज़ें पे हमने लोग बात के लिए, मतलब मुख्य रूप से हमने जो निर्वाचन आयोग की जो तैयारी है, चुनाव कब होगा, आचार संहिता कब लगने वाला है, कितने चरणों में हो सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है, इन सारे विषयों पर हमने बात कर ली। तो मुझे लगता है कि और भी हम जो आगे वाले अपडेट रहेंगे जो सीट को लेकर, हम लोग राजनांदगांव की सीट पे, हाँ, हमने तो सोचा था कि इस पर बात करेंगे। भूल गए जी, एक्चुअली राजनांदगांव की सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वहाँ से विधायक हैं, और पर्यवेक्षकों ने फिर से वहाँ जो लॉबिंग हुई या जो कार्यकर्ता गए वो सब डॉक्टर रमन का नाम ही लिए, और डॉक्टर रमन सिंह लगभग चुनाव लड़ेंगे ऐसा मैसेज है। जी, कांग्रेस की क्या तैयारी है इसको लेकर के मैं आपसे बात करना चाह रहा था। जी, शैलजा जी अभी राजनांदगांव दौरे पे गई थी, 1-to-1 करी सबसे 1-to-1 करी, लेकिन वहाँ जिस हिसाब से कांग्रेस के लोगों ने शक्ति प्रदर्शन किया उसको लेके शैलजा जी बेहद नाराज बताई जा रही सब अपनी है। ताकत दिखा रहे थे। शैलजा जी ने मतलब प्रेस से साफ तौर पे ये कहा कि मैं यहाँ टिकट बांटने नहीं आई हूँ, यहाँ तो मैं कांग्रेस जनों को जानने समझने आई हूँ, लेकिन ऐसी शक्ति प्रदर्शन की उम्मीद मुझे नहीं थी कि जगह जगह मुझे अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा कि मैं राजनांदगांव के जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी ताकत वो जानती हैं, परखती हैं, मतलब फीडबैक उनके पास रहा होगा जी, क्योंकि पिछले 10-15 साल में राजनांदगांव के जो कांग्रेस के नेताओं हैं उनका कहीं ना कहीं डॉक्टर रमन सिंह के साथ जुड़ाव रहा है। उदय मुदलियार जी के जाने के बाद जी, वो खुल के बोलते थे, चैलेंज करते थे। उदय मुदलियार तो दोबारा हो भी नहीं सकते जी, दबंग उदय मुदलियार, विजय चैलेंज करते थे रमन सिंह जी, ये दो ऐसे चेहरे थे जो दोबारा राजनांदगांव की राजनीति में उदय मुदलियार और विजय पांडे पैदा होना संभव नहीं है। हालांकि उनके बेटे वहाँ राजनीति कर रहे हैं, पर वो बात मैं अभी भी जीतू मुदलियार में नहीं देख पाया हूँ। वहाँ जो अभी दावेदारी आ रही है, वहाँ की मेयर है राजनांदगांव की हेमा देशमुख, काफी मेहनत कर रही हैं। कांवड़ यात्रा लगातार निकाल रही है, तो कांवड़ यात्रा तो एक धार्मिक यात्रा हो गई। वैसे भी वो कांग्रेस के लिए लगातार लगी हुई हैं। जीतू मुदलियार खुद हैं, युवा आयोग के अध्यक्ष हैं, और श्री किशन खंडेलवाल हैं, सीनियर नेता उनमें से, बहुत सीनियर नेता है। मुझे ध्यान है 89 में उनको कांग्रेस की टिकट भी मिली थी, लेकिन नहीं जीत पाए थे। लीलाराम भुजवानी जो चुनाव जीत गए थे, लेकिन वो वातावरण ही अलग था, उस समय की परिस्थिति अलग थी। हाँ, भाजपा की एक हवा चली थी, उस चक्कर में सीट चली गई थी। दूसरा एक चीज महत्वपूर्ण बात बता दूं कि पहली बार गांव के लोग भी वहां से टिकट मांग रहे हैं। मतलब राजनांदगांव विधानसभा को आमतौर पर शहर की विधानसभा माना जाती थी, और शहर के प्रत्याशी होते थे, शहर से ही प्रत्याशी होते हैं। आजादी के बाद कभी भी राजनीतिक दलों ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस के, ने कभी भी गांव के लोगों को टिकट या चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया है। वहाँ जो सीन है, मतदाता लगभग जो शहर में है वही गाँव में है।
तो इस बार गांव के लोगों ने भी दावेदारी की है। हमारे यहाँ से जिला पंचायत सदस्य हैं अंगेश्वर देशमुख जी 4 बार के निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, 10,000 मतों से जिला पंचायत का चुनाव जीते हैं। युवा भी है और इसके पहले जनपद का 3 बार लगातार चुनाव जीते और मुख्यमंत्री रमन सिंह के क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूती से करने गाँव में वहाँ रहे, तो एक बड़े दावेदार के रूप में वो भी सामने आए। गोवर्धन देशमुख का नाम आ रहा है। हाँ, आपके जिला कांग्रेस कमेटी के हाल ही में जो अध्यक्ष बनाए गए भागवत साहू जी वो भी चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले, लेकिन गांव के लोगों ने इस बार वहां प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। शैलजा जी ने एक इशारा भी किया कि यहाँ पैराशूट प्रत्याशी भी हम ला सकते हैं। उन्होंने का इशारा 2018 में था कि करुणा शुक्ला जी को चुनाव लड़ाया गया। अगर यहाँ के उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि यहाँ के कांग्रेसी अगर सुधरे नहीं तो हम बाहर से भी प्रत्याशी लाने पे विचार कर सकते हैं। ये कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति है जी। कुलबीर छाबड़ा और निखिल द्विवेदी, ये दो निखिल द्विवेदी तो भूपेश बघेल जी की पसंद है, ऐसा बताते हैं। और निखिल मतलब यूथ में अच्छी पकड़ भी रखता है, तो निखिल में भी गुंजाइश पार्टी ढूंढ रही है जी। मतलब ये गंभीर जो दावेदार है 5-10 ही है, मोटा 5-7 लोग हैं समझ लीजिए। निखिल द्विवेदी, हेमा देशमुख, अंगेश्वर देशमुख जी और जितू मुदलियार जी और कुलबीर छाबड़ा, श्री किशन खंडेलवाल जी। ये इनमें अगर जो फैसला होना है इनमें से ही इन्हीं नामों में से अगर स्थानीय स्तर पे कोई बात बनती है तो यही प्रत्याशी रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है जी। तो ये थी आज की बातचीत और राजनीतिक चर्चा और चुनाव आयोग के संबंध में जरूरी अपडेट जो आपको जानना जरूरी था कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, टिकट को लेकर क्या होने वाला है, आयोग की तैयारी क्या कुछ है, चुनाव कब हो सकते हैं और आचार संहिता कब से लग सकता है। इन सारे विषयों पर हमने बात कर ली। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बनी रही वैरायटी के साथ में। आपके इलाके से कौन हो सकते हैं दावेदार, कौन हो सकते हैं प्रत्याशी, इस पर आप कमेंट करके जरूर बताएं। हम वो लगातार कमेंट पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में जो आपने कमेंट किया था, जिसे आपने प्यार दिया था, उस कमेंट को भी हमने पढ़ा है और वो हमारे दिमाग में भी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और बहुत लोगों की डिमांड है कि भैया आप आइए ना इलाके में ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, तो जैसे ही टाइम निकाल कर हम कोशिश करें कि उसके लिए हम अलग से शेड्यूल बना लें। तो बहुत जल्द आपके इलाकों में हम नजर आने वाले हैं। तो बने रहे विराट के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बहुत सारा अपडेट आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय जवाहर।